कमोडिटी न्यूज एप्लीकेशन मोलतोल की ओर से आयोजित वेबिनार कमोडिटी में कैसे करें वायदा कारोबार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम आप सभी के स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने की शुभकामना प्रकट करते हैं। आज की इस वेबिनार में कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस डेवलपमेंट एमपी और छत्तीसगढ़ श्री गौरव कौशिक, कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट ग्रुप श्री रामेश्वर राय, पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर श्री मनोज कुमार जैन और प्रो इंटेलिटेड सर्विसेज के श्री दिनेश सोमानी चर्चा के लिए उपस्थित हैं। मैं कमल शर्मा आप सभी वक्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं। हमारे पास समय समय पर कमोडिटी कारोबार में निवेश करने के इच्छुक काफी लोगों की यह पूछताछ आती है कि हम कमोडिटी में कैसे वायदा कारोबार करें। कई निवेशक एवं कारोबारी यह पूछते हैं कि हमारी इच्छा तो है वायदा कारोबार करने की, लेकिन इसका ABCD हमें नहीं आता या हमें अभी काफी कम जानकारी है। अभी हमने पिछले सप्ताह सोयाबीन पर वेबिनार की थी, जिसमें काफी लोगों ने यह सवाल पूछा था कि वायदा कारोबार कैसे करें। इसे ध्यान में रखते हुए आज हम वायदा कारोबार कैसे करना चाहिए पर वेबिनार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एनसीडीएक्स के श्री रामेश्वर राय जी को आमंत्रित करूंगा कि वे कमोडिटी में कैसे वायदा कारोबार करें पर अपनी बात रखें। श्री रामेश्वर जी। धन्यवाद कमल जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में हम लोग को ज्वाइन किए। और आज के अपने इस कार्यक्रम में हम लोग बात करने वाले हैं कि वायदा कारोबार के अंदर अपने काम की शुरुआत कैसे करें। देखिए, वायदा बाजार के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेरीज भी रहती हैं और कई जगह पे हमको काफ़ी सारी भ्रांतियां भी मिलती हैं। तो आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे कि हमको वायदा बाजार में काम करना की शुरुआत कैसे करना है, क्या क्या अहम चीज़ें हैं जिसका कि हमको ध्यान रखना है वायदा बाजार में काम करने की शुरुआत करने के पहले और काम करने की शुरुआत के साथ। जब हम वायदा बाजार में काम करने की बात करते हैं तो इसमें इसके अपने अनेक पहलू हैं। सबसे पहले पहलू आता है कि वायदा बाजार में काम करने की शुरुआत करने के लिए अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। जब वो मन बनाता है कि मुझे वायदा बाजार के अंदर में जाना है और कमोडिटीज़ में मुझे वायदा करना है, तो उसके लिए उसको अपना एक ट्रेडिंग मेंबर्स के पास सबसे पहले उसके दिमाग में अपने ट्रेडिंग मेंबर्स को फाइनलाइज करना पड़ेगा कि उसे किस ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ में अपना अकाउंट ओपन करवाना है। फिर जो वहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस होती हैं वो उसको पूरा करना है, जैसे वहाँ पर KYC या फिर जो बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ में ही कई और अन्य जो भी प्रक्रियाएं होती हैं। वैसे आजकल ये सारी प्रक्रियाएं बहुत आसान हो गई है। लोग सभी जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो लोगों के लिए बहुत ही आसान खाता खुलवाने की प्रक्रिया देते हैं, जहाँ पे कि लोग सिर्फ ऑनलाइन में बहुत कम समय के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में अब दूसरा पहलू इसमें यह है कि वायदा बाजार में जाने का मकसद क्या है किसी व्यक्ति का, और जब वायदा बाजार में जाने का उसका जो मकसद है या फिर वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। क्या वो सिंपली वायदा बाजार में आके अपने भाव के हिसाब से तेजी मंदी के व्यू से वो मार्केट में आना चाहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए वो सट्टा करना चाह रहा है। फिर दूसरा, क्या कोई वो मंडी का फिजिकल व्यापारी है जो कि वायदा बाजार और अपनी मंडी के बीच भाव के बीच में एक डिफरेंस देख के वहाँ पे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहा है।
तीसरा कैटेगरी हो सकती है कि क्या वो हेजर की कैटेगरी में है, कि उसको वास्तव में किसी भी कमोडिटी का फिजिकल एक्सपोजर है उसके पास में, या उस कमोडिटी का उसको आगे फिजिकल रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको हेजर कैटेगरी में डालेंगे। लेकिन वो किसी भी कैटेगरी में हो, सबसे पहले उसके लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वायदा बाजार से जुड़ी हुई, उस कमोडिटी से जुड़ी हुई, इसके साथ एसोसिएटेड रिस्क जो है, उसके बारे में उसके पास में एक अच्छी जानकारी होना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति की अपनी स्वयं की जो जानकारी जो है, हम बोल सकते हैं वो उसका सच्चा साथी या सच्चा दोस्त है। जिस किसी को जिन्स में काम करना चाह रहा है, उसके बारे में उसको थोड़ा-सा कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स की भी जानकारी होना चाहिए कि वो कमोडिटी अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलें, सोयाबीन के बारे में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है, तो उसके पास में थोड़ा तो जानकारी होना चाहिए कि सोयाबीन कमोडिटी होती क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स क्या है, ये कमोडिटी किस लोकेशन से ट्रेड हो रही है, और मैं अगर इसमें अभी काम करता हूँ, तो इसके साथ में मेरे क्या-क्या मतलब रिस्क एसोसिएटेड हो सकती है, और इस पर्टिकुलर कमोडिटी की फिजिकल मार्केट्स कहाँ-कहाँ हैं, इसके सप्लाईज कब आ रहे हैं, लीन पीरियड क्या है, या कुछ इस तरीके की जो पर्टिकुलर कृषि जिन्स से रिलेटेड है, वो जानकारी भी साथ में होना चाहिए। और इसके साथ में हम लोग या कोई भी व्यक्ति वायदा बाजार के अंदर में अपनी एंट्री कर सकता है। और आजकल एंट्री करने के लिए या वायदा बाजार में आने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया हो गई है। और हमारे साथ में जो हमारे अन्य साथी हैं, वो भी इस प्रक्रिया के बारे में और डिस्क्राइब करेंगे, जैसे मनोज जी हैं, दिनेश सोमानी जी हैं। जी कमल जी। कमल जी म्यूट हो आप। धन्यवाद रामेश्वर जी, आपने संक्षेप में बहुत सारगर्भित जानकारी दी। अब मैं एमसीएक्स के गौरव कौशिक जी से कमोडिटी में कैसे करें वायदा कारोबार पर अपनी बात रखने का आग्रह करूंगा। श्री गौरव कौशिक जी। धन्यवाद कमल जी। मेरा नमस्कार मनोज जी को, दिनेश जी को, और यहाँ पे जो हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों को एक हार्टलीस्ट वेलकम है उनके लिए। रामेश्वर जी, आपको भी नमस्कार। टॉपिक बहुत अच्छा चुना है आज के लिए कमल जी ने, कि और बहुत बेसिक टॉपिक है कि भाई जो लोग बाजार में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े तो कैसे जुड़े, उन्हें क्या क्या सावधानी का ध्यान, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और जो रूल्स और रेगुलेशंस या जो मापदंड एक्सचेंजों ने फिक्स कर रखे हैं या कहीं सेबी ने फिक्स कर रखे हैं, उनकी जानकारी, और साथ में एक एज अ निवेशक उनके अपने क्या क्या राइट्स हैं उनकी जानकारी एक एक जो व्यक्ति पहली बार कमोडिटी बाजार में उतर रहा है उसको होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो इस प्रोग्राम को रखने के लिए मैं कमल जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है, ताकि जो बेसिक ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं उनको जानकारी मिले कि बाजार के अंदर कैसे काम होता है और किसके थ्रू अपन काम कर सकते हैं। तो जैसे कमल जी ने मेरे बारे में बताया, मैं एमसीएक्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और हमारे यहाँ पे जो काम होता है वो 4 अलग अलग वैरायटीज में होता है। गोल्ड एक बुलियन सेगमेंट हो गया, एक बेस मेटल का सेगमेंट हो गया, एक एनर्जी सेगमेंट है और एक एग्री सेगमेंट है। तो जैसे बुलियन अपन बोलते हैं तो बोलते ही समझ आ जाता है कि ये सोना चांदी का सेगमेंट है। बेस मेटल्स के अंदर हमारे यहाँ पे कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम और लेड का सेगमेंट आ जाता है। एनर्जी के अंदर सब लोग काफी वाकिफ हैं क्रूड ऑयल से और नेचुरल गैस से, वो उसमें आ जाते हैं। और एग्री कमोडिटीज में हमारे यहाँ पे एक मेंथा ऑयल है, क्रूड पाम ऑयल है, कॉटन है और कपास है। तो ये कुछ कमोडिटीज हैं या जिनसे हैं जिनके अंदर एमसीएक्स पे एक अच्छा व्यापार होता है। हर तरह के निवेशक के लिए हमारे यहाँ पे जो जिन्स हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, वायदे अवेलेबल हैं। जैसे सोने के अंदर 1 किलो से लेकर 1 ग्राम तक के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। चांदी के अंदर आप 30 किलो से लेकर आप 1 किलो तक में ट्रेड कर सकते हैं।
तो सब कुछ डिलीवरी बेस्ड है सिवाय क्रूड और नेचुरल गैस को छोड़ के। एंड तो इसमें चाहे वो निवेशक हो, चाहे वो व्यक्ति फिजिकल से जुड़ा हो, चाहे वो सोना चांदी का व्यापारी हो, हर व्यक्ति के लिए एक इसमें एक काम करने का, इसमें अपने आप को इन्वेस्ट करने का उसमें उनके लिए स्कोप है कि वो इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से वो हेजिंग भी कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि ट्रेड करना है तो वो ट्रेड भी कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई एमसीएक्स की। दूसरा पहलू आया कि अब हम जुड़े कैसे एक्सचेंज के साथ में। तो उसके अंदर सेबी की वेबसाइट पे और एमसीएक्स की वेबसाइट पे हमारी जितने भी ब्रोकर्स हैं उनका एक रजिस्टर्ड जितने ब्रोकर्स हैं उनका एक पूरा चिट्ठा है पूरा उसके ऊपर। तो आप जो भी लोग अपना को चालू करना चाहते हैं वो अपने नजदीक में जो भी उनको नजर आता है कि भाई ये कमोडिटीज में ट्रेड कराते हैं, पहले उस बंदे का वेरिफिकेशन आप अपने एंड पे खुद करें, उसके वेबसाइट पे जाके ये चेक करें, हमारी वेबसाइट पे आके एमसीएक्स की ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है। रजिस्टर्ड व्यक्ति के साथ ही काम करें तभी, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो उस पे कोई भी मापदंड लागू नहीं होगा, उसमें आपकी खुद के निवेश का खतरा है। तो सेबी बोलता है, एमसीएक्स बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ आप एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू काम करें। साथ ही में जब आपने ये फाइनल कर लिया कि मुझे किस में काम करना और किसके साथ काम करना है, तो जब केवाईसी करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपका जो मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है वो अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट वाला, जिसको आप रोजाना यूज करते हैं, देखते हैं। इसका पर्पस ये है कि आप जो भी आपको वेलकम किट आएगी, जो भी कम्युनिकेशन, जो भी आपका वार्तालाप होगा मेंबर के साथ या एक्सचेंज के साथ, वो इन्हीं दो चीजों पे होगा। तो अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी बिल्कुल अपडेटेड रखें इसके ऊपर। एंड साथ ही में आपको, जैसे रामेश्वर जी ने भी कहा, कि कुछ भी कमोडिटी में, जिस भी जिन्स में आप काम करना चाहते हैं, उसमें काम करने से पहले थोड़ी पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है। बाकी ये कई लोग समझते हैं कि ये आसान मनी है, आए, और मेरी मनोज जी से काफी बार बात होती है, वो भी कहते हैं कि निवेशक बोलते हैं कि इसमें पैसा कमाना बहुत आसान है, जबकि जहां पे जितना आसान नजर आता है उतना ही मुश्किल होता है यहाँ पैसा कमाना। तो कहने का मतलब, जब तक हम खुद पढ़ाई करके नहीं आएंगे हम पैसा नहीं बना पाएंगे। तो हमें एक बेसिक जानकारी कि कौन से जिन्स में हमें काम करना है उसकी होनी बहुत जरूरी है। और साथ ही में जैसे मैंने कहा कि अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी अपडेटेड रखें, ताकि आपको अपने जो आपके राइट्स हैं एज अ क्लाइंट वो आपको पता हो, और अगर कुछ भी गलत हो तो आप अपने मेंबर से जाके उसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप एक्सचेंज बैठा है, सेबी बैठा है उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो संक्षिप्त में बोलना चाहता हूं कि आप जो भी काम करें उसके अंदर रजिस्टर्ड ब्रोकर से काम करें, और अपना मतलब पहले पढ़ाई करें कि करना क्या है। अगर खुद नहीं कर सकते तो एक्सपर्ट की हेल्प लें और उसके बाद काम चालू करें। इसमें ऐसा नहीं है कि पहली बार घुसते ही हम अंधाधुंध पैसा कमा लेंगे। ये भी उतना ही बिजनेस की तरह है जिसमें भी धीरे धीरे पैसा बनता है, रिस्क है। उस रिस्क को देख के काम करें तो ही आपका इसमें सफर सुकून वाला और लंबा चलेगा। तो यहाँ पे मैं अपना जी, हमने दोनों प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स और एमसीएक्स के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स को सुना। अब हम ब्रोकिंग फर्म के भी इस सब्जेक्ट पर विचार जान लें। सबसे पहले मैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर निवेशकों को जानकारी देवें। श्री दिनेश जी। धन्यवाद कमल जी। वेबिनार में आए सारे दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, मेरे सहमित्रों का स्वागत और बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। रामेश्वर जी ने बताया कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, किसके साथ आप ओपन कर सकते हो। गौरव जी ने बताया है कि रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही आप व्यवहार करें, और बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी तरीके से दोनों ने विश्लेषण किया है। मैं अपना टॉपिक थोड़ा विस्तारित रूप में करना चाहूंगा कि आपके अकाउंट्स ओपन हो गए, आपने एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर लिया है, एक ट्रेड का तरीका हमारा कैसा होना चाहिए, वायदा व्यापार में ट्रेड का तरीका हमारा किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा आपको कि अगर आप निवेशक बनना चाहते हो, अगर आप वाकई पैसा कमाना चाहते हो वायदा व्यापार से, तो आपको वॉरेन बफेट का फॉलोअर बनना बहुत जरूरी है।
मैं वॉरेन बफेट के मैक्सिमम चीजों को फॉलो करता हूं, और सबसे बड़ी बात है उनकी कि वो कहते हैं कि दोनों पैरों के साथ में समंदर की गहराई नहीं नापनी चाहिए। सेम इज द केस कि जब आप उतरते हो मार्केट में तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका रिस्क कितना, आपका रिवॉर्ड कितना है। सेकेंड थिंग, आपको ये जानना है कि डेरिवेटिव मार्केट्स आर लीवरेज मार्केट। मतलब 16 आने की चीज आप 4 आने में खरीद रहे हो, तो यू कोशिश ना करें कि वो 4 आने में 2 लॉट मिल जाए आपको। नेवर ट्राई टू लिवरेज द लीवरेज मार्केट। मतलब अगर आपकी मार्जिन 25% है तो 25% से ही व्यापार करें आप, 25% में 2 लॉट करने की कोशिश ना करें। थर्ड थिंग जो वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि फंडामेंटली आप कोई चीज को अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत ही आसान तरीके होते हैं उनके। जैसे वॉरेन बफेट मोस्टली पढ़ते थे कि अगर कोई होटल में जाते थे और वहां देखते थे कि आप मुझे 100 जो है आपके पास जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल के ढक्कन है वो सारे 100 बॉटल मेरे पास लेके आ जाओ, और 100 में से वो डिवाइड करते थे कि इसमें पेप्सी कितना है, कोका कोला कितना है, थम्स अप कितना है, लिम्का कितना है। परसेंटेज वाइज अगर देखिए कि 60 ढक्कन अगर पेप्सी के निकले तो इसका मतलब है कि मार्केट शेयर पेप्सी का सबसे ज्यादा है। सड़क पर खड़े आप 100 गाड़ियां गिनो, 100 गाड़ियां में से आपकी हुंडई की कार कितनी है, मारुति की कार कितनी है, टाटा मोटर की कार कितनी है। अगर 60 गाड़ियां मारुति की जाती है तो इसका मतलब कि मारुति का मार्केट शेयर ज्यादा है। अगर आपको निवेश करना है तो मारुति का शेयर बेस्ट है। आगे प्रोसीड करूंगा मैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग का, ये ओनली एंड ओनली प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। बस खाली बैठे और इसलिए कुछ सौदा करना है तो ये मनोवृत्ति हमारे दिमाग से कभी भी नहीं होनी चाहिए। द ओनली थिंग एंड ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग इज जस्ट प्रॉफिट। आपको इससे मुनाफा कमाना है, शौक के खातिर आप ये काम कभी नहीं करोगे। हमेशा किसी ने कोई न्यूज दे दिया, कोई रूमर चल रही है, तो रूमर और न्यूज पर कभी ट्रेड ना करें अनलेस यू हैव दैट कंफर्मेशन ऑन इट। आपके पास लेवल्स है, आप लेवल्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, निश्चित रूप से आपको मुनाफा मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कोई कोई कमोडिटी से या कोई कोई स्क्रिप्ट से हमें लगाव हो जाता है। जैसे हम कहते हैं यार चना तो मेरे घर की बात है, चना मैं घर पे उगाता हूँ, चना की मेरी दाल मिल है, तो चने से एक अलग सा लगाव हो जाता है। तो इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगाव और प्यार ये जो चीज है ये सिर्फ हमारे घर वालों से करना चाहिए। कमोडिटी मार्केट चीजें, ये सारी जो चीजें है ये लेने और बेचने के लिए होती है, इनसे लगाव और इनसे प्यार से जुड़े रहना नहीं चाहिए। मैंने इस बार मोस्टली लोगों को देखा कि चना 5400 का लोगो खड़ा रह गया, 5700 का खड़ा रह गया, क्योंकि ध्यान ये था कि नहीं हमारे पास चना बिल्कुल भी नहीं और चना इस बार तेजी का मौसम जरूर बनेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको एक अपने मन से लगा लिया, अपने एक जिद पकड़ ली कि हमें मार्केट से पैसा इसी चने से कमाना है। तो नेवर डू दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूंगा कि जब बाजार आपके फेवर का ना हो, मतलब जब आपको लग रहा है कि बार बार आपके पैसे लग रहे हैं, आप जो भी कॉल ले रहे हो उससे विपरीत चल रहा है, तो बेटर नॉट टू ट्रेड। कोई जरूरी नहीं कि आज के आज ही पैसा कमाना है या कल ही पैसा कमाना है। जब भी बाजार आपके अनफेवर रहे, आपके बेटर आपके साथ जाइए और एक बढ़िया सी कॉफी का कप पी के आइए, यू विल फील रिलैक्स। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का महत्व मैं आपको कहूंगा कि जिंदगी में मैं एक अलग तरीके से उसको कंपेयर करूंगा कि स्टॉप लॉस इज एज गुड एज गेटिंग अ डिवोर्स व्हेन द रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग। मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इट इज वेल बेटर टू गेट अ डिवोर्स, क्योंकि आपकी भी जिंदगी सही रहेगी, सामने वाले की जिंदगी सही रहेगी, और जो आपसे जुड़े लोग हैं उनकी जिंदगी भी बेटर रहेगी। मतलब जो सौदा आपको तकलीफ दे रहा है, सिंपल रूप में उसको आप एग्जिट कर लीजिए। जस्ट एग्जिट विद अ बेटर स्टॉप लॉस एंड होप फॉर अ नेक्स्ट लेवल टू ट्रेड इन। आप अगर किसी व्यक्ति से एडवाइस ले रहे हो तो बार बार उन्हें कॉल करके ये ना कहो कि यार आज कोई कॉल ही नहीं आई आपकी, आज आपकी चने में कॉल नहीं आई है, आपकी रिफाइंड सोया में कॉल नहीं आई है। नेवर परसुएड अ पर्सन और एडवाइजर टू गिव अ कॉल। उसको जब लगेगा वो खुद ही आपको कॉल करके बताएगा कि हाँ यार मुझे तेल में अच्छी बात लग रही है, मुझे सोयाबीन में अच्छी लग रही है, मुझे आरएमसीडी में अच्छी लग रही है। अगर आप उन्हें बार बार फोर्स करके कॉल देने के लिए परस्यूट करते हो तो उस पर एक प्रेशर बनता है, और आपके प्रेशर के कारण ही वो कॉल लेगा है, उसके लेवल के हिसाब से वो कॉल कभी नहीं देगा। वायदा व्यापार को एक आप बिजनेस का रूप दोगे तो आपको बिजनेस के मुताबिक उसमें निश्चित रूप से मुनाफा मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इसको स्पेकुलेटिव एक्टिव समझ लोगे तो ये दिन का इसका जो ग्राफ है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहेगा। एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस। एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव अ निल पोजीशन।
तो बेटर इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, एक मार्जिन के हिसाब से सेट कीजिए, उतना मुनाफा आने पर आप शांति बरतिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा फेस करता हूं मेरे क्लाइंट से, मैं अपनी एडवाइजरी सर्विस चलाता हूं, और बार बार मुझे जो लोगों से प्रश्न आते हैं और जो बार बार मुझे लोग परसुएट करते हैं कि यार जिस चीज में आपको 100% अगर लगता है तो वही कॉल दीजिए, बाकी कॉल ना दीजिए। तो आपको इस माध्यम से मैं भी बताना चाहता हूं कि 100% किसी की चीज का नहीं होता है। अगर 100% का ही होता है तो एडवाइजरी सर्विस कोई नहीं चलाता, आप खुद अपना ट्रेड करके उसमें से मुनाफा कमा लेता। एडवाइजरी इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर हम कोई चीज सजेस्ट करते हैं, कहते हैं कि इस चीज में अगर आप बाय करो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी चलने की बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम आपको वो निवेश करने का एक मौका देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% चलेगा, उसके चलने के चांसेस 70 से 75% होते हैं, इसीलिए हम वो कॉल दिया करते हैं। तो ये मेरे 10 पॉइंट्स एजेंडा है जो मैं मोस्टली फॉलो करता हूँ और अपने क्लाइंट से भी सारा परसुएट करता हूँ कि शायद ये जरूर फॉलो करें। दैट्स इट। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद कमल जी। थैंक्स दिनेश जी। अब पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी से अनुरोध है कि वे कमोडिटी वायदा कारोबार से जुड़ने के इच्छुक लोगों को यह बताएं कि कमोडिटी में वायदा कारोबार कैसे करें। धन्यवाद कमल जी, और आप सबसे पहले मोलतोल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पर आमंत्रित किया, और NCDEX, MCX और दिनेश सोमानी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप भी यहाँ पे जुड़े। मेरी काफी सारी जो समस्या है वो तीन जो अपने आज के स्पीकर हैं उन्होंने काफी कुछ जो है चीजें बता चुके हैं, तो जो चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो गई है उनके ऊपर ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि ये ऑलरेडी लिवरेज मार्केट है, तो कमोडिटी के जो मार्केट से ये वायदा है, हम यहाँ पे ये स्पॉट मार्केट नहीं है, वायदा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास डिलीवरी के ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे जो लिवरेज मार्केट है इसमें हम पूरा पैसा देकर के व्यापार नहीं करते हैं, मार्जिन देकर के करते हैं। मतलब यहाँ पे रिस्क जो है आपकी एक फ्यूचर अपना स्पॉट जो मार्केट है उसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। नॉर्मली ये भ्रांतियां बनी हुई है कि ये केवल एक सट्टा बाजार है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पे जो स्पॉट के व्यापारी हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर्स हो, या हमारे FPO के भाईज हो, उनके लिए भी पूरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काम करने की रहती है, और स्पेक्युलेटर के लिए भी रहती है। स्पेक्युलेटर और जो फिजिकल के जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। अगर स्पेक्युलेटर नहीं होंगे तो मार्केट को डेप्थ नहीं मिलेगी, इसलिए इस व्यापार के लिए वो लोग भी उतने ही जरूरी है जितने हाजिर वाले हैं। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम कह सकते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं। अब जहां तक कमोडिटी मार्केट की बात है, तो ये एक इंपॉर्टेंट असेट क्लास आज की तारीख में बन गया है, और इसको अब हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। मतलब आज कोई शेयर मार्केट में काम करने वाला हो, या करेंसी में हो, या कोई सोने चांदी का व्यापारी हो, या कोई FD करता हो, या PPF में पैसा लगाता हो, तो कमोडिटी भी आज एक इम्पोर्टेंट असेट क्लास हो गया है। क्योंकि हर आदमी जो अपना इन्वेस्टमेंट करता है सेविंग में से, तो कहीं ना कहीं वो कुछ पैसा गोल्ड में रखता है, कोई सिल्वर में रखता है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सेविंग को किसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में स्टॉक करके रखते हैं कि भाई मैं 50 बोरी ले लेता हूँ, 100 बोरी ले लेता हूँ, जब भाव बढ़ेंगे तो बेच दूंगा। तो ऐसे जो लोग थे जो स्टॉक करके रखते थे, साधन की सीमितता के कारण या अपने पास गोडाउन की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण भी वो लोग यहाँ पे वायदा बाजार में ट्रेड करने के लिए जुड़ते हैं। तो इस बाजार में ट्रेड करना कोई बुरी बात नहीं है, ये सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के समान है। बस यहाँ पे ये लिवरेज मार्केट है, इसको अपने को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए लिवरेजिंग में लिवरेजिंग नहीं करना चाहिए, जैसा कि दिनेश जी ने भी बताया था। अपनी जितनी चादर हो उतने ही पैर पसार कर यहाँ काम करना चाहिए। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो गौरव जी ने बताई थी कि अपने को रजिस्टर्ड जो ब्रोकर है, जो सेबी रजिस्टर्ड है और एक्सचेंज से अधिकृत है, उनके माध्यम से ही ट्रेड करें। अपना जो भी खाता आप खुलवाते हैं, उसका आपने जो भी ऑनलाइन ID वगैरह लिया है, उसका पासवर्ड कभी किसी को शेयर ना करें। इस चीज की बहुत जो है अपने को समझ रखना जरूरी होती है। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि देखने में कई बार कि जो भी क्लाइंट्स रहते हैं, हमेशा उनको ये जानकारी होना चाहिए कि वो जो भी पैसा ब्रोकर को दे रहे हैं, वो ब्रोकर के रजिस्टर्ड जो बैंक अकाउंट है उसी में दे। इंडिविजुअल किसी
उसके एम्प्लॉय को या किसी आदमी को पैसा काम करने के लिए ना दे दें, क्योंकि जिस भी ब्रोकर के यहाँ आपने ट्रेडिंग अकाउंट खोला है उसका एक अधिकृत बैंक अकाउंट होता है। तो व्यापार करने के लिए आपको अपना पैसा उसी अधिकृत बैंक अकाउंट में देना चाहिए। कभी किसी को ब्लैंक चेक, अपनी डीमेट की स्लिप ब्लैंक साइन करके ये कभी किसी को ना दें, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एक और मुख्य चीज है कि दिनेश जी ने भी बताया था कि कोई भी कमोडिटी केवल अपने को इसलिए ट्रेड नहीं करना है कि अपना पड़ोसी उसमें व्यापार कर रहा है या हम अभी फ्री टाइम में बैठे हैं इसलिए अपने को ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होता है। जो भी कमोडिटी जिसमें आप व्यापार करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर स्टडी आपको करना चाहिए, उसकी पढ़ाई आपको करना चाहिए, और इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आज हम जब सुबह से उठते हैं और रात को सोते हैं वहां तक इतनी कितनी कमोडिटीज है जिनको हम कंज्यूम करते हैं। तो जो भी कमोडिटी जिसके बारे में आपकी समझ है, जैसे आज हम जो भी रोटियां खाते हैं तो उसमें गेहूं का उपयोग होता है, कोई हम एडिबल ऑयल्स खाते हैं तो वहां पे आपका चाहे मूंगफली का तेल हो या सोयाबीन का हो या और भी किसी प्रकार का हो वो आ जाते हैं। जो आपकी सब्जियां बनती है उसमें मसाले का प्रयोग होता है तो उसमें आपकी तमाम तरह के जो मसाले हैं वो आ जाते हैं। जो आप चाय पीते हैं तो उसमें चाय और शक्कर का उपयोग होता है। तो ऐसी तमाम कमोडिटी जो हम अपने दैनिक उपभोग में लेते हैं उनकी जानकारी अपने को व्यापार करने के लिए होना चाहिए कि जिस कमोडिटी में हम व्यापार कर रहे हैं उसकी पूरी जो बेसिक जानकारी है, उसका डिमांड सप्लाई, उसकी उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं, जहां पे कंजम्पशन होता है वो देश कौन से हैं, उसके वेदर के जो पैटर्न्स हैं, उसके बाद उसकी जो डिमांड है वो कितनी है, सप्लाई कितनी है, और ये डेटा इजीली जो है इंटरनेट पर मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, जब आप गूगल करते हैं तो वहां पे आपको तमाम जो जानकारी उस पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में इजीली मिल जाती है। इवन एक्सचेंज के वेबसाइट्स पे भी काफी सारी जो जानकारी वो उपलब्ध है कि कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्ट नोट है वो क्या कहता है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसके डिलीवरी सेंटर्स कौन से हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी वहाँ इजीली मिल जाती है। उसके बाद आप जिस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं हर ब्रोकिंग हाउस की अपनी एक रिसर्च जो है डेस्क होती है। तो आपको जिस भी कमोडिटी में काम करना है आप उस रिसर्च डेस्क से उस कमोडिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी कमोडिटी में आप काम कर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर, यहाँ पे काफी सारी कमोडिटीज जो है वो लिस्टेड होती है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इलिक्विड कमोडिटी जिसमें कि वॉल्यूम कम है, बायर सेलर कम है, उन कमोडिटीज में व्यापार करने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी कोई पोजीशन ले लेंगे और वो इलिक्विड काउंटर है तो फिर आपको उसमें निकलने में परेशानी आएगी। कोई भी कमोडिटी इसलिए ना बेच दें कि उसके भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कोई भी इसलिए ना खरीद लें कि उसके भाव बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि भाव का बढ़ना और घटना ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर आधारित होता है। अभी हमने रिसेंट में देखा है कि सोयाबीन की कीमतें 9,500 हो गई और मंडी में हम देख रहे हैं कि स्पॉट में कुछ मंडियों में जो है भाव 10,000 11,000 रुपए तक भी गए हैं। तो अगर उस कमोडिटी की अवेलेबिलिटी हमारे पास कम है तो उसके भाव कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा ही हमने गत वर्ष देखा था कि कच्चे तेल की कीमतें माइनस में चली गई थी, क्योंकि उस समय कोविड की आमद पूरी दुनिया में हुई थी, डिमांड कम हो गई थी, तो भाव जो है वो जीरो हो गए थे। तो यहाँ पे किसी भी कमोडिटी के भाव बढ़ना या घटना उसकी डिमांड और सप्लाई के ऊपर आश्रित होते हैं, न कि किसी स्पेकुलेशन के आधार पर। स्पेकुलेशन कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो भाव है वो आपके स्पॉट के हिसाब से ही चलेंगे। तो ये पैमाने को हमेशा अपने को ध्यान में रखना चाहिए। एक और मुख्य चीज आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस मार्केट में व्यापार करने के लिए जब आप आ रहे हैं तो आपकी जो इनकम है उसमें से आपने जो बचत करी है, जो आपकी सेविंग है, वो पैसा आप यहाँ लगा रहे हैं, तो उस सेविंग में आप एक निश्चित स्टॉप लॉस जरूर लगाएं कि मेरा आज मैं 1 लाख रुपया लेकर के आया हूं तो मेरा 15,000 या 20,000 का नुकसान हो जाएगा तो मैं फिर उस ट्रेड में से निकल जाऊंगा या उस व्यापार को मैं नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपकी जो बचत है वो पूरी जो है वाइप ऑफ हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पे छोटे निवेशकों के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। एक्सचेंज ने उसके छोटे लॉट में भी जो है ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी है और डीमेट अकाउंट खोल के आप उनकी डिलीवरी भी अपने डीमेट अकाउंट में रख सकते हैं। एसआईपी के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। सोने में 1 ग्राम की भी डिलीवरी जो है एक्सचेंज के माध्यम से होती है, तो आप छोटे छोटे यूनिट्स अक्यूमुलेट करके उनको डीमेट में डिलीवरी ले सकते हैं।
उसी तरह से जो एफपीओ के भाई हैं वो उनके भी क्वेश्चंस आए थे, तो उनके लिए यहाँ पे व्यापार करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑप्शंस के माध्यम से। यहाँ पे ऑप्शन ऑन गुड्स होता है, जब आपकी कोई भी क्रॉप आप लगा रहे हैं और उसके भाव अनिश्चित होते हैं तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं। जब आपका पुट ऑप्शन आपने लिया है और जब आपकी हार्वेस्टिंग होगी उस समय अगर आपके भाव बढ़ जाते हैं तो आप उस माल को फिजिकल मंडी में बेच सकते हैं, भाव कम हो जाते हैं तो आप उस माल की डिलीवरी एक्सचेंज पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पुट ऑप्शन के माध्यम से आपकी चीत और पट दोनों आपकी होती है। तो ये बेसिक जानकारी है, इसमें डिटेल में जो भी किसी कमोडिटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो रिसर्च डेस्क के माध्यम से जिस भी ब्रोकर के साथ आप जुड़े हुए हैं या मोलतोल पर आप कमल जी को भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वो कंसर्न पर्सन को वो क्वेरी प्रेषित करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो बेसिक ये चीजों की जानकारी अपने को होना चाहिए कि एक तो आप रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेड करें, अपना कोई भी ब्लैंक चेक ब्लैंक डीमेट की स्लिप किसी को साइन करके ना दे, ब्रोकर के किसी अधिकृत व्यक्ति को उसके इंडिविजुअल नाम से पैसा ना दें, कैश का कोई व्यापार डब्बा ट्रेडिंग को किसी भी रूप में आप इनकरेज ना करें। वहां पे आपको लॉस का पैसा देना वो खरा है, जब मुनाफा हो जाएगा तो उस आदमी से आप पैसा ले पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा अधिकृत ब्रोकर और अधिकृत एक्सचेंज रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही व्यापार करें और चेक से ही लेन देन करें, नगद का ये व्यापार नहीं। और इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद मनोज जी, आप काफी अच्छे एक अहम पॉइंट दिए कि जो लोग अगर वायदा कारोबार करना चाहते हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें। दिनेश जी ने और गौरव कौशिक जी और रामेश्वर राय जी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी थी। अब हम कुछ पहले उन सवालों पर आते हैं जो एक सामान्य है और उसके बाद हम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी हमें कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो मैं दिनेश जी सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि कुछ निवेशक यह देखते हैं कि ब्रोकरेज कहाँ कम लग रही है, क्या कम ब्रोकरेज अच्छे ब्रोकर के चयन का सही पैमाना है या कुछ और भी देखना चाहिए? जी कमल जी, मुझे लगता है मनोज जी वुड बी ना बहुत बेटर पोजीशन टू आंसर दिस। वो ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्रोकरेज में ही काम करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्रोकरेज बहुत ज्यादा मायना नहीं रखती एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग प्रॉफिट। ब्रोकरेज कहाँ करती है, जब हम नुकसान करते हैं तब मोस्टली ज्यादा करती है। बट नॉर्मली अभी सारे जो अच्छे रिनाउंड ब्रोकर्स भी जो है वो एक मिनिमम ब्रोकरेज के स्तर पर आ गए हैं। ब्रोकरेज कोई एक्सॉर्बिटेंट कहीं पर भी है ऐसा नहीं है। डिस्काउंट ब्रोकर्स भी है, बट ऑलवेज प्रीफर टू हैव गुड ब्रोकर्स। अच्छे ब्रोकर बहुत है जो भी काफी अच्छे डिस्काउंटेड रेट में करते हैं। मेरे हिसाब से ब्रोकरेज बहुत ज्यादा मायना नहीं रखनी चाहिए। जी मनोज जी, एक प्रश्न ये है कि जैसे आप एक ब्रोकरेज फर्म से हैं और सीधे सीधे कि आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, लोग आपसे निवेशक सीधे बातचीत करके राय भी ले सकते हैं या आपकी चीजों को जान सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ब्रोकिंग हाउस भी हैं जहां कोई बातचीत नहीं होती, वे सब कुछ ऑनलाइन है, यानी वो एक हम ये कहें कि वो वर्चुअल टाइप के से ब्रोकर हैं। तो किसी निवेशक को अगर अपना ट्रेड शुरुआत करनी है, बिल्कुल नए लोग हैं, तो उन्हें कैसे ब्रोकर के साथ जाना चाहिए? देखिए, जैसा कि दिनेश जी ने भी बताया कि यहाँ पे अगर आप व्यापार कर रहे हो तो ब्रोकरेज जो है वो बहुत बड़ी मायना नहीं रखती है। सर्विसेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप अपना जो भी बचत का पैसा है उसको लेकर के मार्केट में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो बड़े ब्रोकर हैं जो कम ब्रोकरेज ले रहे हैं उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है, लेकिन ये चयन आपको करना है। तो आपको जहां आपकी रिलेशनशिप है, जहां आपको पर्सनलाइज सर्विसेज मिल सकती है, ऐसे ब्रोकर को आपको चुनना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, डिस्काउंट ब्रोकिंग में नॉर्मली ये होता है कि आपको बैकएंड का सपोर्ट, यानी जो भी है वो पूरा आपको ऑनलाइन ही सपोर्ट रहता है, पर पर्सनलाइज सपोर्ट कुछ होता नहीं है। दूसरा, रिसर्च की वहां पे एक जो है लेकिंग होती है। अगर आप नए हैं और आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो वहां पे आपको रिसर्च का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको अगर रिसर्च का सपोर्ट चाहिए, पर्सनलाइज सर्विस चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐसे ब्रोकर को चुनना पड़ेगा जहां पे ये सारी सुविधाएं आपको मिल जावे। ब्रोकरेज का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि आजकल जो ब्रोकरेज के पैमाने पहले हुआ करते थे वो नहीं है। लगभग सारे जो ब्रोकर, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, काफी कम ब्रोकरेज में आजकल काम करते हैं।
तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो सर्विसेज का अपने को ध्यान ब्रोकर के चयन के करते समय जो है विशेष तौर पर रखना चाहिए। जी अनुपम जी, आपने एक बात कही थी कि जो ब्रोकर हैं उनकी जो मान्यता प्राप्त ब्रोकर है यानी सेबी से और एक्सचेंज के साथ जो रजिस्टर्ड है उनकी सूची आपके यहाँ मिलती है वेबसाइट पे। तो क्या एनसीडीएक्स, एमसीएक्स या जो भी एक्सचेंज है कमोडिटी के, दो ही अभी तो खैर मुख्य है, तो उनकी सूची आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है या फिर आपके जो हेल्पलाइन नंबर है वहां से मालूम करना होता है? एग्जैक्ट इसके बारे में कैसे मालूम करें दोनों एक्सचेंज के बारे में? गौरव जी। कमल जी, ये प्रश्न क्या आपने, हाँ अच्छा मेरे से पूछा आपने। देखिए सर, जो हमारी वेबसाइट है mcxindia.com, तो जो भी आपके जो भी निवेशक हैं जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी उनके नजदीक में उनको कोई उनके नजदीक में जो ब्रोकर हैं, तो वो एक सेबी का मैंडेट है कि जो भी ब्रोकर है वो अपना नाम और पता अच्छे और स्पष्ट शब्दों में अपने दफ्तर के बाहर लगा के रखता है, और साथ में उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भी बाहर लगा के रखना उसको उसके लिए अनिवार्य है। तो आपको नाम पता लग गया, आपको उसका एड्रेस पता लग गया, आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता लग गया, आप उस नाम और पते से हमारी वेबसाइट पे जाके अगर उस एक वहां पे हेल्प सेंटर, वहां पे सर्च का कॉलम है, अगर आप वहां पे जाके उस नाम को डालेंगे और तो अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो उसकी पूरी जानकारी उस पर आ जाएगी, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो वहां पे लिखा आ जाएगा कि नो रिजल्ट फाउंड, इसका मतलब वो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ पे नहीं है। तो मोटा मोटी जो कमोडिटी की एक्सचेंजेस हैं उसमें 90 से 95% जो मेंबर्स हैं वो कॉमन हैं, चाहे वो एमसीएक्स के लिए हो चाहे वो एनसीडीएक्स के लिए हो। इवन जो शेयर बाजार के ब्रोकर भी हैं वो भी कुछ हद तक कॉमन होते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज जो व्यक्ति कर रहा है वो सारे ही व्यापार में कर रहा है, चाहे वो इक्विटी में हो चाहे कमोडिटी में हो। तो चाहे वो आप एनसीडीएक्स पे चेक करें, चाहे वो एमसीएक्स पे चेक करें, या आप सेबी की वेबसाइट पे जाकर चेक करें, अगर आपको वहां पे नाम नजर आता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नजर आता है तो वो रजिस्टर्ड है, अगर वो नहीं है तो उससे सावधान रहें, उस पर फिर काम करने से पहले 2 बार सोचे पहले। जी, इसकी कोई लेकिन सीधे सीधे लिस्ट भी लगी हुई है क्या सेबी की या एक्सचेंज की वेबसाइट पे? मान लीजिए किसी को नाम नहीं पता कि मेरे पड़ोस में कौन है, और तो इस तरह की कोई लिस्ट भी लगी हुई है कि ये ब्रोकर हाउस जो है मान्यता प्राप्त ब्रोकर हाउस है, या सर्च सर करना होगा? ऐसा सर्च करना ही पड़ेगा सर, सर्च करना पड़ेगा। और लेकिन जितने भी भारतवर्ष में जो नामचीन ब्रोकर्स हैं वो सबके सब आप लगा के चलें कि वो कमोडिटी और इक्विटी के ब्रोकर हैं, 90% उन सबके सब हैं। तो नाम आपको हर जगह मिल जाएगा, जैसे जैसे पृथ्वी है मनोज जी के साथ में, तो आपको ये इनका नाम मिल जाएगा, मोतीलाल ओसवाल है, जितने भी एंजल है, फिर जीरोधा है, मतलब डिस्काउंट ब्रोकरेज, कुल मिला के बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो आपको बाजार में निकलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। मतलब उनको आप देख के सर्च कर सकते हैं, अगर नजर आता है तो आप उसमें फिर अपना खाता खुलवा सकते हैं वहां पे फिर आप। जी धन्यवाद। रामेश्वर जी, आपसे एक प्रश्न है कि कमोडिटी में वायदा कारोबार कैसे करें? क्या इसके बेसिक ज्ञान के बारे में एक्सचेंज अपनी ओर से भी कोई कार्यक्रम चलाता है, या कोई आपकी वेबसाइट्स पर इसके बारे में एक बेसिक जानकारी दी गई हो? जी कमल जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। ये एक्सचेंज की तरफ से, हमारे एनसीडीएक्स एक्सचेंज की तरफ से हम लोग जो हमारे कमोडिटी वायदा बाजार के जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हैं या जो काम कर रहे हैं, इन सब की जानकारी के लिए विभिन्न प्रकार के हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम ऑलरेडी चलाते हैं, जो कि अभी कोविड के टाइम पे या फिर कोविड के बाद से ये मोस्टली ऑनलाइन फॉर्मेट में हो रहे हैं। उसके पहले हम लोग इसको फिजिकली अलग अलग लोकेशन में जाके भी हम लोग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे। तो एक्सचेंज की वेबसाइट में अगर जाएंगे तो कमोडिटी वायदा बाजार में काम करना और कैसे आगे बढ़ना, इन सब की भी अवेयरनेस के लिए, कमोडिटी मार्केट के अवेयरनेस के लिए जानकारी उपलब्ध है एक्सचेंज की वेबसाइट के अंदर में। जी धन्यवाद। जी रामेश्वर जी, एक आपसे ही प्रश्न है, ये भरत सकपाल जी का आया है औरंगाबाद से।
उन्होंने कहा कि सर हमारी गोदावरी हेली फार्मर प्रोड्यूसर नाम की एफपीओ है और हम सोयाबीन चना कमोडिटी में काम करते हैं, लेकिन हम एनसीडीएक्स में काम करना चाहते हैं, किस तरह हमें शुरुआत करनी होगी, क्या करना होगा उन्हें आपके एक्सचेंज पे कारोबार करने के लिए? धन्यवाद सर। देखिए, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको वायदा बाजार से जोड़ने के लिए, या फिर हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि उनका अपना जो फिजिकल प्रोडक्शन है उसका प्रॉपर मार्केटिंग के लिए, बेटर प्राइस रियलाइजेशन के लिए एक्सचेंज का अपना एक मैंडेट है, गवर्नमेंट का भी मैंडेट है। इनफैक्ट हमारे जो रेगुलेटर हैं सेबी, उनकी तरफ से भी काफ़ी सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और जो हमारे जो मेंबर्स हैं वो लोग भी प्रायोरिटी बेसिस पे एफपीओस को अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इनको कमल जी, एक्सचेंज के साथ जुड़ने के लिए किसी भी मेंबर के पास में, मेंबर उनको भी सेलेक्ट करना होगा, वहाँ पर एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा, और हमारे यहाँ पर एनसीडीएक्स एक्सचेंज के अंदर में एक अलग से स्पेशलाइज्ड एफपीओ टीम भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ एफपीओ के साथ में कोऑर्डिनेट करके उनको अलग अलग प्रकार के असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे किसी भी एफपीओ टीम के सदस्य के साथ भी जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, ये मुझे कॉल कर लेंगे और मैं फिर इनको आगे फर्दर और जो भी जानकारी हैं वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए सर, 8889912120। आप मेरे को कॉल कर लें, फिर मैं आपको हमारी रेस्पेक्टिव एफपीओ टीम के लोगों के साथ में कनेक्ट कर देंगे, और फिर आप उसके बाद में एक्सचेंज से जुड़ने के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। और साथ में हम आपको ये भी जानकारी देंगे कि एक्सचेंज की तरफ से अभी क्या क्या सब्सिडीज मिल रही हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं एफपीओज को, और आपकी लोकेशन के लिए, आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, कौन सी कमोडिटीज हो सकती हैं। जी कमल जी धन्यवाद रामेश्वर जी। मनोज जी, प्रदीप जी ने प्रश्न पूछा कि एफपीओ को कैसे शुरुआत करनी चाहिए ट्रेडिंग में, क्योंकि रामेश्वर जी ने कहा कि अंततः एक ब्रोकिंग फर्म से जुड़ना ही होता है एफपीओ को। बिल्कुल, जैसा कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन होता है एक कंपनी की तरह होता है, तो उनका एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है ब्रोकिंग फर्म के साथ ओपन करना रहता है, और उसके साथ में एक डीमेट अकाउंट भी ओपन होता है। तो इनका जब भी जो हार्वेस्टिंग के टाइम में जो क्रॉप आता है उसको एक्सचेंज के जो भी अक्रेडिटेड वेयर हाउस है जो WDRA के तहत रजिस्टर्ड है, वहां पे जाकर के इनको अपनी सैंपलिंग और प्रोसेसिंग पूरी करानी रहती है। वो गुड्स जो है वेयर हाउस में डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद उसकी जो पोजीशन है वो ब्रोकर के यहाँ पे क्रिएट करनी रहती है सेलिंग की, और जो उसका डिलीवरी का साइकिल रहता है लास्ट का जो 10 डेज का, उसमें वो जो उनकी जो भी कमोडिटी है जो डिलीवर करना है एक्सचेंज पे, उसका एक इंटेंशन डिलीवरी का वो ब्रोकर के माध्यम से दे सकते हैं। और वो डिलीवरी का इंटेंशन देने के बाद वो भी रिस्पेक्टिव डेट में वो डिलीवरी जो है एक्सचेंज के थ्रू जो सामने जो दूसरा जो बायर है उसको अलोकेट हो जाती है, और उसका जो भी सेटलमेंट है T+2 पे होकर के उस डिलीवरी का पैसा ब्रोकर के पास आ जाता है, और ब्रोकर से फिर क्लाइंट को मिल जाता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। इसमें आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी उपज है वो वेयर हाउस में जो एक्सचेंज के द्वारा अधिकृत है वहां जमा करनी रहेगी, और फिर ब्रोकर के यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करनी रहेगी। जो भी पोजीशन आप क्रिएट करेंगे उसके लिए आपको जो भी प्रिस्क्राइब्ड मार्जिन है वो देना पड़ेगा। आपका अर्ली पे इन अगर एक्सचेंज में हो जाता है तो फिर वहां पे मार्जिन की भी जो छूट एक्सचेंज देता है वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। जी धन्यवाद। गौरव जी, आपसे एक प्रश्न है, ये गीतांजलि जी ने पूछा है कि ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत आई तो किससे संपर्क करें, कहाँ संपर्क करें कि हमें कोई ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही है? गौरव जी। सर देखिए, प्रश्न बड़ा वैलिड है। तो अगर दिक्कत आती है तो सबसे पहला जो जहां पे आपको जाके अप्रोच करना है वो है आपका ब्रोकर। जहां पे आपने खाता खुलवाया है, सबसे पहले आप जिस दिन आपको लगता है कि कुछ परेशानी हुई है, या जो भी आपको लगता है कि इसमें कुछ जो ट्रेड ऐसा हुआ है या कुछ भी गड़बड़ आपको लगती है, या कुछ भी आपको ऐसा महसूस होता है कि इसमें ये गलत हुआ है, सबसे पहला जो आपको दरवाजा है वो आपको जाके मिलना है, पहले ब्रोकर से जाके मिलना है आपको। अगर ब्रोकर आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर ना दे पाए
आपको वो आपकी जो परेशानी उसका हल ना दे पाए, उसके बाद आप एक्सचेंज में आके अपनी कंप्लेंट चाहे वो ऑनलाइन भी आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। जी रामेश्वर जी, एनसीडीएक्स में देखिए पैडी में कारोबार होता है। वेबसाइट पर जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। तीनों दरवाजे खुले हैं आपके लिए, बस जाएं और वहीं पे उसके आपको सोल्यूशन मिलेगी, वहीं पे मिल जाएगी आपको। जी रामेश्वर जी, आप एनसीडीएक्स पैडी में कारोबार करता, रंजीत जी ने प्रश्न भेजा है कि MTU10 पैडी और कोडो कुल्टी मिलेट्स का ट्रेडिंग कैसे करें, कुछ बता पाए? सर जी, एनसीडीएक्स के अंदर में सर जो बासमती 11-21 कॉन्ट्रैक्ट है वो लिस्टेड है, बट हमने जैसे 2 साल पहले इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया था। अभी एज ऑफ नाउ उसके अंदर में कुछ ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, और मैं सर पर्टिकुलर उस वैरायटी का जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में मेरे पास में एक्सपर्टाइज नहीं है। लेकिन ऐसा है कि कमोडिटीज़ के जो भी प्राइसेस हैं, अगर पैडी की जब बात कर रहे हैं तो एक पैडी, हालांकि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ये स्पेशलाइज्ड वैरायटी का है बासमती के लिए, पर जैसे कि बाकी जिन्सों के अंदर में भी होता है, सभी वैरायटीज़ या हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में नहीं होता। फ्यूचर्स के अंदर में एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दूसरी लोकेशन के लोग या दूसरी वैरायटीज़ के लोग, दूसरी वैरायटी भी अगर उस जिन्स से रिलेटेड है तो दोनों के बीच में एक अच्छा प्राइस कोरिलेशन होता है, और वो अपनी लोकेशन में बैठ के पर्टिकुलर उस कमोडिटी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर उनका हेजिंग का रिक्वायरमेंट है तो वो हेजिंग भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद रामेश्वर जी। एक प्रश्न आया है कि कॉटन सीड ऑयल केक में क्या लगता है, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि मोलतोल पर यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियो लगे हुए हैं, हमने काफी इस पे सेमिनार्स और डिस्कस भी करी है, तो आप पहले उन्हें देख लें, क्योंकि आज का सब्जेक्ट हमारा है कि कमोडिटी में वायदा कारोबार कैसे करें। आप इसी पे अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब देके खुशी महसूस करेंगे। इसके बाद आया एक सवाल, ये रामेश्वर जी आपके लिए ही है कि सर एनसीडीएक्स में एक लोट बाइंग के लिए अकाउंट में कितना कैपिटल जरूरी है? तो मनोज जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि जब खरीदना तो एक्सचेंज तो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, उन्होंने पूछा कि एक लॉट बाइंग करना हो तो अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी कमोडिटी का जिक्र नहीं किया है और उनका नाम भी स्पष्ट नहीं है। QCOM BTD लिखा हुआ है वहां पर जिन्होंने सवाल पूछा है। देखो, हर कमोडिटी का मार्जिन अलग अलग होता है और लॉट के हिसाब से होता है। नॉर्मली एनसीडीएक्स की अगर मैं बात करूं तो जो मार्जिन के परसेंटेज है वो 10 से लेकर के 25% की रेंज में वेरी करते हैं, डिपेंड अपॉन द कमोडिटी और उसका वोलेटिलिटी कितना है। जो उठापटक मार्केट की होती है उसके हिसाब से एक्सचेंज और सेबी जो है समय समय पर एक वो कमोडिटी के मार्जिन को रिवाइज करते हैं। नॉर्मली जैसे आज अगर मैं चना की बात करूं तो 10 मेट्रिक टन के लॉट में 5 लाख का ट्रेड होता है, और 5 लाख में अगर आपका 10% मार्जिन लग रहा है तो 50,000 रुपये आपको एक ट्रेड के लिए मार्जिन चाहिए। तो इस तरह से हर कमोडिटी का अलग अलग प्रिस्क्राइब मार्जिन होता है। उसकी जो टोटल लॉट की वैल्यू है उसका नॉर्मली 10 से 20% के बीच में कमोडिटी का अलग अलग कमोडिटी का मार्जिन होता है। एमसीएक्स में जो ग्लोबल जो कमोडिटीज है उनके मार्जिन के परसेंटेज थोड़े कम होते हैं, वहां पे भी 7 से 10% के बीच में नॉर्मली मार्जिन चलती है। तो जो ट्रेड हम ले रहे हैं, जो कमोडिटी को ले रहे हैं, उसकी टोटल वैल्यू के हिसाब से आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। जी, और एक प्रश्न और आया है, मनोज जी गुरुबचन जी ने पूछा है कि सर ब्रोकर से जुड़ने के लिए एफपीओ को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करें आप? उसका जो एक पूरा डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट होता है जो एक्सचेंज ने प्रिस्क्राइब किया है, वो एक मतलब जब भी किसी को ओपन करना हो तो वो अपने ब्रोकर से पूरी लिस्ट जो है वो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट ले सकते हैं। उसमें सारे डॉक्यूमेंट निर्धारित है एक्सचेंज की तरफ से कि आपको जब खाता खुलवाना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना है। उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे यहाँ पे हमने डेजिग्नेटेड टीम रखी हुई है जो उनकी सहायता करती है उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। तो ऐसे ही हर ब्रोकिंग हाउस में जो भी उस एफपीओ के डिवीजन को देखता है उनसे वो संपर्क कर सकते हैं, तो वहां से पूरी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट उनको मिल जाएगी। और
जो भी मदद वो चाहते हैं एक्सचेंज से भी मिलेगी, ब्रोकर से भी मिलेगी। जी दिनेश जी, आपके लिए एक सवाल है कि ब्रोकिंग हाउस और एडवाइजरी सर्विसेज में अंतर क्या होता है? जी कमल जी, ब्रोकिंग हाउस का मुख्य उद्देश्य जो है ट्रांजैक्शन पर ब्रोकरेज कमाना होता है, और एडवाइजरी का जो मुख्य उद्देश्य है जो भी क्लाइंट हमसे जुड़ते हैं हम उनको ऐसी सर्विस दे कि उनका मुनाफा निश्चित रूप से मिल पाए। ये मेजर डिफरेंस है। ब्रोकिंग हाउस भी एक रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करता है, बट उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो दोनों ट्रांजैक्शन पर सिर्फ बुकिंग कमाना होता है। जी मनोज जी, एक सवाल है वापस प्रदीप जी का ही कि सर शुरुआत में हैंड होल्डिंग के लिए कहाँ से मदद मिल सकती है? बिल्कुल, इसके लिए मैंने बोला है कि आप एक्सचेंज के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं, और जो ब्रोकिंग हाउस के जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है किसी भी ब्रोकिंग हाउस का, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। आपको जो भी परेशानी आ रही है उसका वो निराकरण जो है आपके करेंगे। और आप जिस कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं उसकी एक रिसर्च डेस्क होती है, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कि वर्तमान में इस कमोडिटी में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस लेवल पर करना चाहिए। तो जो भी ब्रोकर के साथ आप जुड़े वहां से आपको ये सारी जो है मदद मिलती है। जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपकी सहायता करते हैं। जी और एक सवाल आया, ये है अशोक जी का कि सर मैंने अकाउंट ओपन किया है इस पृथ्वी फिनमार्ट में, इसके अलावा दूसरा कोई अकाउंट रहता है क्या? मेरे ख्याल से ट्रेडिंग अकाउंट के और डीमैट अकाउंट्स वगैरह के लिए तो कोई और जब तीसरा कोई अकाउंट होता नहीं है मनोज जी, मेरे ख्याल से शायद। नहीं, इनका शायद ये हो सकता है कि और किसी ब्रोकर के साथ भी कर सकते हैं क्या, तो जी एक से अधिक ब्रोकर के साथ भी ट्रेडिंग अकाउंट रख सकते हैं। और नॉर्मली एफपीओ का जो अकाउंट होता है उसमें दो अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है और एक जो डिलीवरी के लिए आप जो डीमैट जिस तरह से अकाउंट होता है उसी तरह से एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स में एक अलग डीमैट अकाउंट होता है ओपन, जो कि आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट होता है, जिसके थ्रू आप डिलीवरी का लेन देन एक्सचेंज में करते हैं। तो दो अकाउंट ओपन होते हैं साइमल्टेनियसली, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट जो आप उस कमोडिटी को जिस अकाउंट में होल्ड कर रहे हैं, तो दोनों ब्रोकर के पास ही ओपन होते हैं। जी अब रामेश्वर जी, एक सवाल आपसे है कि एफपीओ को फिजिकल डिलीवरी देने के बाद लॉट पास होता है तो भी बिना मार्जिन ट्रेड कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न हमें प्रहलाद जी ने पूछा है। जी रामेश्वर जी। जी सर, देखिए, जब कोई एफपीओ एक्सचेंज के वेयरहाउस में अपना मटेरियल डिपॉजिट करेगा किसी भी जिन्स का, और वो एक बार क्वालिटी पास होके, जैसे अभी मनोज जी बोल रहे थे, जो रिपॉजिटरी अकाउंट है, जब उनके रिपॉजिटरी अकाउंट के अंदर में उतना कमोडिटी का उनको क्रेडिट मिल गया, उसके बाद में वो अर्ली पे इन की फैसिलिटी के थ्रू ये कर सकते हैं। और वहाँ पे फिर उनको जो जो सेबी की तरफ से अलग से प्रोविजन के अंडर में रिलैक्सेशन मिला हुआ है, तो वो मार्जिन वेवर के थ्रू अपना ट्रेड कर सकते हैं। जी धन्यवाद रामेश्वर जी। अब हमारे पास अब कोई और प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि हमने हमारा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर डाला है। आप अपने प्रश्न हमें फिर भी भेज सकते हैं, उसमें मनोज जी, दिनेश जी और रामेश्वर जी और गौरव कौशिक जी उन सभी प्रश्नों का बाद में भी आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। ये जो आज वेबिनार है इसका वीडियो कुछ देर बाद में हमारे मोलतोल इंडिया यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होगा। आप बाद में भी इसे देख सकते हैं, वहां से भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और मैं अब इस वेबिनार के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले गौरव कौशिक जी, रामेश्वर राय जी और मनोज जी और दिनेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने काफी सार्थक चर्चा में ये बताया कि कमोडिटी में वायदा कारोबार कैसे करें, ब्रोकर का चयन क्या करें, किस तरह की डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, और यह सबसे पहले पहचाने कि जिस ब्रोकर के साथ हम काम करने जा रहे हैं, जिस फर्म के साथ हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल रहे हैं, वो सेबी और कमोडिटी एक्सचेंज से मान्यता प्राप्त है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी कैसे खोजें। मैं आप सभी दर्शकों का जिन्होंने इस वेबिनार में हिस्सा लिया उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और
सभी स्पीकर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुभ संध्या और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।